अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास है तीसरा टॉपिक मलेशिया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आज हम देखेंगे इसके मुकम्मल सेक्शंस। इसके जो सेक्शंस हैं आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 31 तक जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स के लिहाज से भी, और अगर देखा जाए तो इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो सारा कुछ इसी वीडियो में, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप सबसे पहले होता क्या है? सिटीजनशिप जो होता है वो एक लीगल स्टेटस होता है, किसी बंदे को कुछ राइट्स देना, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना एक कंट्री में। इसे हम कहते हैं उसे सिटीजनशिप दे देना उस कंट्री की, या उसे लीगल स्टेटस दे देना। जैसे कि उसे राइट दे देना कि वो वोट कास्ट कर सकता है, जैसे कि उसे राइट दे देना वो किसी भी कंपनी में, एक मुल्क में काम कर सकता है आज़ादी के साथ, जैसे कि उसे राइट दे देना कि वो आज़ादी के साथ कहीं पे भी अपना प्लॉट खरीद सकता है, अपना घर बना सकता है। लेकिन जो मलेशिया के लोग हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से सिटीजन है। ऑपरेशन ऑफ लॉ ये क्या चीज है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? इसमें होता है कि कुछ लोगों को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करना जिसमें जो लॉ होता है वो खुद जिम्मेदार होता है, ऑपरेट करता है लॉ खुद। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी बगैर मर्जी के कोई भी उसने काम नहीं किया, वो फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब क्या लॉ करेगा? जो इनहेरिटेंस जाएगा, उसकी विरासत, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को, उसके एड्स को ट्रांसफर होगी, तो वो लॉ ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन करता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए ये जो जमीन वगैरह है या जो भी प्रॉपर्टी है, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये सब कुछ जो ट्रांसफर होता है लॉ के जरिए से, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। और जो मलेशिया है उसमें पीपल जो सिटीजन है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए सिटीजन है। जिसका मतलब यहाँ पे क्या आता है कि जो लोग वहां पर मलेशिया की इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब 1963 से पहले वहां पर मौजूद थे, तो डायरेक्टली लॉ ने उन्हें क्या दिया? उन्हें सिटीजनशिप दे दी। तो वो वहां पर उसके रहायशी हो गए, सिटीजनशिप मिल गई, तो मलेशिया के रहायशी हो गए। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उन्हें वो सिटीजनशिप हासिल करनी पड़ती है, और इन आर्टिकल्स के जरिए से हासिल करनी पड़ती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रेलिवेंट प्रोविजंस। कौन कौन से आर्टिकल्स इससे डील करते हैं? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 31 तक। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 22 तक डील करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है कि किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं सिटीजनशिप। नंबर 1 जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 14 है, सिटीजनशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, लॉ खुद प्रोवाइड कर देता है। जो इंडिपेंडेंस से पहले मौजूद थे, सिंगापुर में या सबा में या सरावक में या मेले में, इन कंट्रीज में जो पहले से मौजूद थे, फेडरेशन में जो मौजूद थे, उन्हें डायरेक्टली लॉ ने क्या किया? सिटीजनशिप प्रोवाइड कर। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 15, जो कि है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। जो लोग वहां पर, जो फॉरेनर्स थे वहां पर, उन्होंने किसी बंदे से या किसी वहां की औरत से शादी की। अगर मर्द था तो औरत से, अगर औरत थी तो किसी मर्द से शादी की, और वहां पर कुछ अरसा रहे, जो अरसा रिक्वायरमेंट है उस अरसे के मुताबिक वहां पर रहे। या फिर दूसरी कंडीशन है, अगर कोई बच्चा जो कि 21 ईयर्स से छोटा है, उसकी एज कम है, लेकिन उसके वन ऑफ देयर पेरेंट्स, उसका या उसकी मदर या उसका जो फादर है, उनकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से उनको सिटीजनशिप मलेशिया की मिल जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 16, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? एक आम तरीका होता है किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप, लीगल तरीका, फॉर्मल तरीका हासिल करने का, सिटीजनशिप हासिल करने का। तो इसी तरह मलेशिया की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए फॉरेनर्स को क्या करना पड़ता है? वहां पर वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और उनकी जो इंक्वायरी होती है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो कितना अरसा जो रिक्वायर्ड था वो इसने यहाँ पे गुजारा। दूसरे नंबर पे इसका बिहेवियर या इसका करेक्टर कैसा था। तीसरे नंबर पे कि जो मैली लैंग्वेज, वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका इसको थोड़ा बहुत इल्म है या नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 16A, एप्लीकेशन टू फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है सिटीजनशिप के लिए, उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कम से कम वहां पर 7 साल गुजारे हों, और 10वें साल में वो एप्लीकेशन जमा करवाएं, और इस एप्लीकेशन को अप्रूव होने के लिए 12 मंथ लगेंगे। मतलब टोटल 13 साल लगेंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको सिटीजनशिप मिलने के लिए। और इस एप्लीकेशन में भी वो क्या चीज चेक करेंगे
वही 3 कंडीशन। सबसे पहले इसे मैले लैंग्वेज का पता है, इसका बिहेवियर कैसा है, दूसरे नंबर पे इसका करैक्टर कैसा है, और तीसरे नंबर पे वो कहेंगे कि कितना अरसा, जो कि कम से कम उन्होंने पहले ही बता दिया कि 7 साल से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, और 10वें साल में जाके एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को, और उसके बाद 12 मंथ लगेंगे उसे अप्रूव होने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 18। 17 जो है वो रिपेल्ड कर दिया गया। आर्टिकल 18 आता है नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड। जो एप्लीकेशन बंदा देगा वो तब तक रजिस्टर नहीं होगा एज अ सिटीजनशिप जब तक वो ओथ नहीं लेता, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है किस तरह से ओथ लेनी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। इस तरह से अगर कोई ओथ नहीं लेता तो तब तक वो सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 19 एप्लीकेशन हु इज नॉट सिटीजन। जैसे हमने आगे बात की थी और जो ऊपर बात की थी उसमें जो एज रिक्वायर्ड थी वो 18 ईयर्स थी। सेम आर्टिकल ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 है, या 21 या 21 से ऊपर, और इसमें जो कम से कम वहां पर टाइम स्पेंड किया जाना चाहिए वो 10 ईयर्स, और उसमें जो एप्लीकेशन देंगे वो 12 ईयर्स में। वहां पे क्या था 7th ईयर मतलब 7 साल गुजारने हैं और 10वें साल एप्लीकेशन देनी है। यहाँ पर 10 साल गुजारने हैं और 12वें साल एप्लीकेशन देनी है, और फिर 12 मंथ लगेंगे उसे अप्रूव होने के लिए, और यहाँ पर भी वही 3 सेम कंडीशंस। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 22। यहाँ पर 20 और 21 को रिपेल्ड कर दिया गया। 22 आर्टिकल टेरिटरी एडेड टू फेडरेशन। जब मलेशिया मुकम्मल हो गया 1963, उसकी इंडिपेंडेंस हासिल होगी, वो एक अलग कंट्री बन गया, तो उसकी बात की गई है कि अगर वहां पर कोई टेरिटरी ऐड होती है, कोई नई स्टेट वहां पर ऐड होती है, तो उनको उनके लोगों को जो सिटीजनशिप देना है वो पार्लियामेंट का काम है, उसके पास मुकम्मल पावर है, वो चाहे तो जिसे चाहे सिटीजनशिप दे सकता है, और वो भी इन्हीं कंडीशंस को चेक करेगा कि कितना टाइम हो गया, किस तरह से, और ये कोई फ्रॉडलेंट वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस होंगी उन्हें चेक करेगा, और फिर पार्लियामेंट उन्हें सिटीजनशिप अलॉट कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 23, जिसमें वो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इन आर्टिकल्स में बात की थी कि सिटीजनशिप किस तरह से हासिल करनी है। 23 से लेके 28 तक वो बात करता है कि जो सिटीजनशिप दी गई है उन्हें किस तरह से रिवोक करना है, किस तरह से कैंसिल करना है, और क्यों कैंसिल करना है। सबसे पहली रीजन वो बताता है आर्टिकल 23 में, सिटीजन ऑफ एनदर कंट्री, मतलब उन्हें सिटीजनशिप मिली, वो मलेशिया के रहायशी रहे, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क की जो सिटीजनशिप है वो हासिल कर लेते हैं, वहां पर चले जाते हैं और वो फॉर्मल तरीके से वहां की सिटीजनशिप हासिल करते हैं, तो जो उनकी सिटीजनशिप मलेशिया की होगी वो रिवोक हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 24। इसमें क्या कहा था, सिटीजन ऑफ एनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क का जो सिटीजन है वो बना है, लेकिन यहाँ पर जो सिटीजन है थ्रू फॉर्मल प्रोसेस, जैसे वो मलेशिया का सिटीजन बना पूरी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर के, उसी तरह अगर वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर के सिटीजन बनता है किसी दूसरे कंट्री के, तो फिर जो मलेशिया है उसके पास पूरा राइट है कि वो उसकी जो सिटीजनशिप है उसे रिवोक कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे तस्दीक करनी होगी क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 25, जो कि बात करता है सिटीजनशिप थ्रू फ्रॉडलेंट। अगर कोई जो सिटीजन है, फॉरेनर है, वो आके मलेशिया में सिटीजनशिप हासिल करता है, लेकिन वो फ्रॉडलेंट गलत तरीके से हासिल करता है, या फिर जो पेपर वर्क वगैरह है उसमें कंसीलमेंट करता है, या कोई इंफॉर्मेशन जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हाइड करता है, तो उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन वो कैंसिल भी कर सकते हैं इसे किसी भी वक्त, तो ये उनके पास एख्तियार है मुकम्मल का मुकम्मल। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 26, सिटीजन्स हु मेड फ्रॉडलेंट। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे आर्टिकल 25 है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रीफ सा डिफरेंस है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया था कि जो पेपर वर्क करता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन जरूरी है उसे हाइड करता है, उसे छुपा लेता है, तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन वो किसी तरह की भी फ्रॉडलेंट करता है, किसी तरह की भी हेर फेर करता है, चाहे वो पेपर वर्क हो या फिर कोई ओरल हो या उसका बिहेवियर हो, किसी तरह का भी ऐसा कुछ नजर आता है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 27, फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव नोटिस। फेडरल गवर्नमेंट ने जब किसी को हटाना है, चाहे वो उसने सिटीजनशिप कोई फ्रॉडलेंट तरीके से हासिल की हो या फिर वो किसी दूसरे मुल्क का शहरी बन गया हो, अगर उसे हटाना है तो उसे एक रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि हम आपको हटा रहे हैं। अब वो बंदा चाहे तो वो एक कमेटी को हायर कर सकता है, इंक्वायरी कमेटी को वो बुला सकता है और कह सकता है कि मेरा केस लिया जाए, फिर वो कमेटी जिम्मेदार होगी, उसका सारा सबूत जो भी पेपर वर्क है वो सब कुछ वही कमेटी करेगी, और इस कमेटी को जो सिलेक्ट करेगा
वो किंग करेगा और विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा। और इस कमेटी में जो लोग होंगे वो कम से कम 3 लोग मौजूद होने चाहिए और तीनों की जो क्वालिफिकेशन है वो फेडरल कोर्ट के क्वालिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 28 कैन नॉट बी रिवोक्ड, मतलब उसे हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर वो बिल्कुल बात बदल देता है। अब वो क्या कहता है कि जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे, इंडिपेंडेंस से पहले 1963 से पहले से मौजूद थे, फिर कंट्री बना, फिर उसका हिस्सा बने और उन्हें सिटीजनशिप भी मिल गई, तो उसके बाद ये सिर्फ काफी नहीं वजह कि उन्हें हटा दिया जाए कि वो किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप हासिल कर रहे हैं, तो ये वजह काफी नहीं। लेकिन वो इसके साथ ही साथ एक और बात ऐड करता है कि लेकिन 25 आर्टिकल जो है वो अप्लाई हो सकता है। उस वक्त में भी अगर उन्होंने कोई फ्रॉडलेंट किया हो, कोई गलत तरीके से सिटीजनशिप हासिल की हो या फिर कोई पेपर वर्क में हेर फेर की हो, तो फिर उनकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल की जा सकती है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 29, जो कि 29 से 31 तक बात करते हैं सप्लीमेंटल, मतलब एडिशनल बात करते हैं, कुछ एडिशनल प्रिविलेजेस, कुछ राइट्स दिए गए हैं। नंबर 1 आर्टिकल 29 प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजन्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मलेशिया है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। कॉमनवेल्थ क्या है? कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ग्रोह है, वो सारे मिलके कॉमनवेल्थ की एक शेप में है। तो कॉमनवेल्थ का जब हिस्सा है मलेशिया, तो अगर उसके सिटीजन किसी कॉमनवेल्थ किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसे वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो बाकी कंट्रीज को मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रिविलेज दिया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 30 अनश्योर अबाउट सिटीजनशिप। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं मलेशिया में या मौजूद थे मलेशिया में जिनको पता नहीं था, वो श्योर नहीं थे कि उनके पास सिटीजनशिप है या नहीं है। तो अब उसको चेक करने का क्या तरीकाकार था? सबसे पहले तो कंफ्यूजन कैसे थी? कंफ्यूजन इस तरह से थी कि मिसाल के तौर पर 2 लोग आए बाहर से मलेशिया में रहने के लिए, वहां पर एक बच्चे का बर्थ हो गया, उसका जन्म हो गया, वो पैदा हो गया। अब जब वो मलेशिया में पैदा हुआ और 1963 से पहले पैदा हुआ, 1963 से जो पहले पैदा हुआ वो तो ऑब्वियसली वहां का शहरी बन गया, वहां का सिटीजनशिप उसे मिल गई। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो तो सिटीजन्स थे ही नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आ गई। तो अगर कंफ्यूजन आ गई तो फिर क्या हाल है? फिर ये हाल है कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को, फिर वो बताएंगे ये आपकी कंफ्यूजन को, फिर वो ही हल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 31 प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इसमें वो क्या बात करता है? इसमें ये बात करता है कि जो सिटीजन्स हैं या फिर जो नॉन सिटीजन्स हैं या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो वही चलते रहेंगे, वही सेम रहेंगे जो पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल में मौजूद हैं, जब तक कि जो पार्लियामेंट है वो नए जो कानून है वो बनाती नहीं या फिर जो पुराने कानून हैं उन्हें अमेंड नहीं करती, तब तक वही कानून सेम के सेम चलते रहेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।